नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं मानव पोषण। मानव पोषण में हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, प्रोटीन पढ़े हैं। इससे लास्ट लेक्चर में अपने ने प्रोटीन पढ़ा था, उसका छोटा सा रिवीजन लेते हैं। फिर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैट, जिसे हम बोलते हैं वसा। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? फैट, जिसे हम बोलते हैं वसा। तो देखिए, प्रोटीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं मैं आपको, जो अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसका एक छोटा सा रिवीजन देता हूं। देखो, मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं उनकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है अमीनो अम्ल। यानी ये अमीनो अम्ल से मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। और जो अमीनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये स्ट्रक्चर थी, ये इसकी संरचना थी, जिसमें मैंने बताया था ये क्षारीय प्रकृति का है और ये अम्लीय प्रकृति का है। यानी जो प्रोटीन होते हैं वो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी कहा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 से 4.3 या 4.2 से 4.5 की रेंज में, इस परास में ऊर्जा मिलती है। और एक मनुष्य को 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, वो अपने ने देखे थे लास्ट लेक्चर में। और मैंने बताया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो 2 बातें बताई थी। प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो होता है अपने आमाशय में। आमाशय में एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जिसे हम आमाशय रस बोलते हैं। इस आमाशय रस को जठर रस के नाम से भी जाना जाता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। इसे जठर रस भी कहते हैं। इससे एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम। इस जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। तो बताया था पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है, जबकि रेनिन एंजाइम होती है वो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का क्या करती है? पाचन करती है। और प्रोटीन का जो पाचन होता है, पूर्ण पाचन, वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एक एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। उस ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन भी अपने ने देखी थी। जैसे दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो उसका आंसर था प्रोलेमिन्स प्रोटीन। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एकमात्र ऐसी प्रोटीन होती है जो गर्म करने पे जम जाती है। कौन सी? एल्ब्यूमिन। आपके नाखून में, बाल में कौन सी प्रोटीन होती है? किरेटिन। किरेटिन को भी अपने ने 2 भागों में बांटा था, अल्फा किरेटिन, बीटा किरेटिन। अल्फा किरेटिन होती है वो अपने बाल नाखून में पाई जाती है, जबकि बीटा किरेटिन होती है वो मकड़ी के जाल में, जो कॉब वेब है, उसमें क्या होती है? पाई जाती है। तो ये कहानी अपने ने देखी थी। अब देखो, एक छोटी बात और बता देता हूं। देखो, बात क्या है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ब्लड प्रोटीन कौन सी है? रक्त प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन की बात करें तो कौन सी होती है? ठीक है, तो उसे वो होती है फिब्रिनोजन, जिसे हम फिब्रिनोजन कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, आपके फिब्रिन हो गया, आपके थ्रोम्बिन हो गया। इनको हम ब्लड प्रोटीन, यहां ब्लड प्रोटीन का मतलब ये मत समझ लेना कि रक्त में उपस्थित प्रोटीन, यानी रक्त का थक्का बनाने में। इसको देखो, एग्जैक्ट ऐसे लिख लो, ये ज्यादा सही रहेगा। ब्लड प्रोटीन तो बहुत सारी होती है, इन्हें हम क्लोट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लोट प्रोटीन। यानी जो वो प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? क्लोट प्रोटीन बोलते हैं।
तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाली प्रोटीन कौन सी है? फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिन है, थ्रोम्बिन है। इसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। ये आपके फिब्रिन हो गई। ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये एक क्लोट प्रोटीन पे आप ध्यान रखना। और कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? अमीनो अम्ल। क्या आंसर दोगे? एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। ये बातें अपने देखी थी। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, अपनी त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, स्किन में कौन सी होती है, तो आप उसका आंसर दिया था कोलेजन प्रोटीन। दांत व हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। तो कुछ खास प्रोटीन अपने ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। फिर मैंने बताया था प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है, जैसे क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, और दोनों बच्चों में होने वाला रोग है क्वाशियोरकर डिजीज। क्वाशियोरकर में क्या होता है? बच्चों का पेट फूलकर बाहर निकल जाता है। और मेरेस्मस डिजीज में क्या होता है? जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो लूज पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। और फिर मैंने बताया था प्रोटीन की कमी से ये रोग थे, और एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन की अधिक मात्रा से क्या होने लग जाता है? अपनी किडनी डैमेज हो जाती है। प्रोटीन जो होती है वो टूटती है किसमें? अमोनिया में। और अपना जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। और ये यूरिया क्या करता है? अपनी किडनी पे जमा होने लग जाता है, और क्या हो जाती है? किडनी डैमेज हो जाती है। ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। तो आज हम, ये था अपना छोटा सा रिवीजन किसका? प्रोटीन का। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो आराम से जाइए प्रोटीन वाले में, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर इस लेक्चर को देखिए। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फैट, जिसे हम बोलते हैं वसा। तो हेडिंग डालिए आप फैट। फैट जिसे हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। वसा। देखो, फैट का अगर सिंपल सा मीनिंग अपने देखें तो क्या है? सरल सा मीनिंग देखें तो क्या है? चिकनाई। अगर कोई कहते फैट वसा, सरल शब्दों में क्या है? फैट का मतलब, वसा का मतलब हो गया चिकनाई। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इससे कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने क्या है? विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने क्या है? ये मिलकर बने क्या है? यौगिक है। कौन? ये फैट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने ये क्या है? यौगिक है। कौन है? फैट है, वसा। तो सर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने यौगिक तो कार्बोहाइड्रेट भी तो होते हैं, पर उनमें एक शर्त होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होता है? 2:1 होता है। और इसकी क्या खासियत है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ये इतनी सी बात ध्यान में रखने योग्य है। तो फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, जो अपने शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है। फैट भी, वसा भी क्या है? अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। तो अपने शरीर में ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसका आंसर होता है वसा, फैट। वो कौन सी है? वसा, फैट, है ना। इससे क्या होती है? इससे वो कौन सा पोषक तत्व है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या है? फैट है। और कितनी होती है? 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम वसा से अपने को ऊर्जा मिलती है 9.3 कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने ये क्या है? यौगिक है। सर्वाधिक ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है किससे? वसा से। यानी वो पोषक तत्व कौन सा है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वो है वसा से। ठीक है। आपको ऑप्शन दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, विटामिन से होती है, प्रोटीन से होती है, या वसा से। तो उस समय आंसर क्या करना होता है? वसा से, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट में वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिससे अपने को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है?
कार्बोहाइड्रेट में वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिससे अपने को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस समय आप आंसर दोगे माल्टोज। क्या आंसर दोगे? माल्टोज। माल्टोज वो कार्बोहाइड्रेट है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा अपने को क्या होती है? प्राप्त होती है। इसे हम माल्ट शुगर, आलमंड शुगर, ड्राई फ्रूट्स में यही होती है और अपने दिमाग के लिए काफी अच्छी होती है ये। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने फैट पे। 1 ग्राम फैट से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम वसा से। ठीक है, अब वही बात कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितने वसा की आवश्यकता होती है ना? कितनी वसा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होता है 60 ग्राम पर डे वसा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। 60 ग्राम पर डे वसा की एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि 60 ग्राम भी, अब देखो होता क्या है कि आप कार्य किस हिसाब से कर रहे हो। अब एक स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसे कम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, है ना, उसे कम न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे। लेकिन एक कोई मजदूर आदमी है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा चाहिए, चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो एक स्टैंडर्ड रेट है तो ये वैल्यू चेंज भी हो जाती है। ठीक है ना। तो एक IMB नाम की चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंडियन मार्केट ब्यूरो, उसने बताया कि वसा कम से कम, जैसे प्रोटीन है 60 से 70 ग्राम, वैसे ही वसा कम से कम 60 से 70 ग्राम चाहिए। वसा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वसा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वसा ज़्यादा होने लग जाती है तो मोटापा आ जाता है, और वसा कम हो जाती है तो त्वचा शुष्क हो जाती है और अपने कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो 60 से 70 ग्राम या 60 से 80 ग्राम आप मान लो ये वसा है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वसा का सिंपल सा मतलब है चिकनाई। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने ये क्या है? यौगिक हैं। इससे सर्वाधिक ऊर्जा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, जिससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? माल्टोज है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। और पोषक तत्व कौन सा है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? फैट। कितनी? 9.3 कैलोरी। ठीक है, ये बातें थी। आई थिंक आपने इसको अच्छे से नोट कर ली होगी। ठीक है, अब बात आती है वसा किससे मिलकर बनी होती है? तो उसका आंसर होता है ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल व वशीय अम्ल। वशीय अम्ल जिसे हम फैटी एसिड बोलते हैं, ग्लिसरॉल व वशीय अम्ल जिसे हम बोलते हैं फैटी एसिड, उनसे मिलकर बनी होती है, उनसे मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन है वसा किससे मिलकर बनी हुई है? तो उसका आंसर होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड वशीय अम्ल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, यह वसा जो होती है, यह मतलब वसा, वसा जो है वो जल में क्या है? जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील है, ये जल में अघुलनशील है, यानी इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जल में अघुलनशील है, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, जबकि एक बात ध्यान रखना कि कार्बनिक विलायक की मैं बात करूं, कार्बनिक विलायक की मैं बात करूं जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें ये क्या होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होती है? घुलनशील होती है। क्या होती है? डिसॉल्व्ड होती है। वसा जो होती है, जैसे वसा का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घी, उसको आप अगर पानी में डालोगे तो पानी में वो घुलेगी नहीं, ऊपर आ जाएगी। तेल पानी में डालो घुलेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। लेकिन कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, घुलनशील होती है उसमें। यहां तक कहानी समझ में आई? तो ये पॉइंट्स हैं। ग्लिसरॉल प्लस वशीय अम्ल से मिलकर बनी होती है वसा। वसा जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायक में घुलनशील होती है। आगे चलते हैं तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं। वो क्या है? ये अपने अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है।
अपने अंगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान लो ये कोई आपका ऑर्गन है, एक कोई सॉफ्ट ऑर्गन है, एक कोई मुलायम अंग है। ये आपका कोई सॉफ्ट ऑर्गन है, मुलायम अंग है, ठीक है। तो ये क्या करती है? इस मुलायम अंग के बाहर बाहर क्या है, ऐसे लेयर बना लेती है, एक परत बना लेती है। ये किसकी परत है? वसा की परत है, वसा की क्या है? परत है। ये कोई मुलायम अंग है, ठीक है ना, उसके बाहर 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 एक ऐसी परत बना लेगी, लेयर बना लेगी, ठीक है, जिससे इसको क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। तो ये अपने को सुरक्षा, अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करती है। ये शरीर का तापमान जो है, बॉडी टेम्परेचर है, उसको संतुलित रखने में भी क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कौन? वसा। शरीर के तापमान को आप लिख लेना, शरीर के तापमान को संतुलित करने में भी ये क्या करती है? सहायता करती है। बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। कौन? वसा। यहां तक समझ में आई? एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखवाता हूं। क्या है पॉइंट? है कि जो वसा है ना, वो आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को क्या बनाती है? त्वचा को ये क्या बनाती है? वाटरप्रूफ बनाती है, वाटरप्रूफ। देखो, ऐसा कभी होता है कि हम नहा रहे हैं और अपनी त्वचा से पानी अपने शरीर के अंदर घुस गया? ऐसा नहीं होता है। मुंह से जा सकता है अगर पानी मुंह खुला है तो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है हाथ की त्वचा से, पैर की त्वचा से या शरीर की किसी भी त्वचा से अपने शरीर के अंदर पानी चला गया हो। तो अपना शरीर क्या है? वाटरप्रूफ है। तो ये वाटरप्रूफ बनाने का काम कौन करती है त्वचा को? तो उसका आंसर होता है वसा। कौन करती है? वसा करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे वसा से, फैट से संबंधित, है ना। अब सर आपने वसा के एग्जाम्पल तो बताई नहीं, उदाहरण को तो बताई नहीं। अब उसी टॉपिक पे हम आ रहे हैं, वसा के उदाहरण पे। ये आपने अच्छे से लिख लिया होगा। अब अपने आगे चलते हैं। उदाहरण से पहले अपने एक टॉपिक और कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं वसा का पाचन। जैसे अपने ने प्रोटीन का पाचन देखा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखा था, अब देखते हैं वसा का पाचन। डाइजेशन ऑफ फैट। अपने ने प्रोटीन का पाचन देखा था कैसे हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखा था, अब वसा का पाचन देखते हैं। देखो, वसा का पाचन कहां पे होता है? तो उसका आंसर होता है, वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइपेज। एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो अपने वसा का क्या करती है? पाचन करती है। और ये लाइपेज निकलता किससे है? तो उसका आंसर होता है अग्नाशय रस से। ये लाइपेज है वो अग्नाशय रस, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अपने शरीर में ग्रंथि है अग्नाशय, उससे एक अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। उसमें एंजाइम होता है लाइपेज, जो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अब देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार बात है। बात क्या है? देखो, अपने शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं। इससे एक जूस निकलता है, इससे एक रस निकलता है इस ग्रंथि से, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय रस। जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस कहते हैं, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अग्नाशय रस को हम किस जूस के नाम से जानते हैं? पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। इसी जूस को हम पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इसी जूस को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसको बोलते हैं।
फूड नहीं, जूस। इसे हम पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी जानते हैं। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसको भोजन में पचाने वाले तीनों आवश्यक घटक जो कौन से होते, भोजन को पचाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, इन तीनों को पचाने वाले भोजन में एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? TAL। इसे पूर्ण पाचक रस के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, आपके प्रोटीन हो गया और आपके वसा हो गई, इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखो तीनों अपने पढ़ रखा है, उसको अपने कलेक्ट कर लेते हैं। एक है T मतलब हो गया ट्रिप्सिन, A मतलब हो गया एमाइलेज और L मतलब हो गया लाइपेज, है ना। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? कल मैंने आपको बताया था प्रोटीन का पाचन करता है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताया था ना, प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज जो है वो किसका पाचन करता है? किसका पाचन करता है? एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जबकि लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है? आज के लेक्चर में अपने देखा है फैट, वसा का पाचन करता है। तो बात समझ में आई दोस्तों? अब आपके क्लियर हो गया होगा, ये तीनों अपने ने पढ़ लिए और उसको एक साथ में मैंने बता दिया होगा। क्या बताया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपने शरीर में ग्रंथि होती है जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, और ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, और एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिससे हार्मोन व एंजाइम दोनों निकलते हैं, हार्मोन्स व एंजाइम दोनों निकलते हैं। और इससे निकलने वाला जो जूस होता है उसे हम बोलते हैं अग्नाशय रस, जिसे पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उपस्थित वसा, भोजन में उपस्थित प्रोटीन, इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वो फैट, वसा का पाचन करता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। तो वसा का पाचन आपने देख लिया, यही था। तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है किस एंजाइम से? लाइपेज एंजाइम। और किससे निकलता है? अग्नाशय रस से। और अग्नाशय रस क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने ने देख लिए, ठीक है। अब वसा के उदाहरण देखते हैं। तो देखो वसा जो होती है ना, वसा जो फैट है आपके, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। एक होती है सैचुरेटेड फैट और एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा की बात करें तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, द्विबंध देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या खासियत होती है इसमें? देखो जो संतृप्त वसा है ना, इसमें क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर यानी ताप है ना, ताप, उसको अगर आप बढ़ाओगे ना, संतृप्त वसा जो है उसका अगर ताप बढ़ाओगे ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो तरल में बदल जाएगी ये वसा। और अगर आप ताप यानी टेम्परेचर है उसको अगर कम करोगे ना, तो ये किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी। जबकि ये असंतृप्त वसा है ना, इसमें ताप चाहे आप बढ़ाओ या ताप आप चाहे क्या करो, कम करो, इन दोनों केस में ये किस में रहती है? तरल अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। क्या बताया दोस्तों? वसा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है। ताप बढ़ाने पर जो संतृप्त वसा है वो तरल
लिक्विड में चेंज हो जाती है, और ताप कम करने पर ये ठोस यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। जबकि असंतृप्त वसा है, उसमें चाहे आप ताप कितना ही बढ़ा दो, चाहे ताप कितना ही कम कर दो, ये किस अवस्था में रहेगी? तरल अवस्था में ही रहेगी। किसमें रहेगी? तरल अवस्था में ही रहेगी। यहां तक कहानी समझ में आई? आप चाहो तो इसको आराम से नोट कर लेते हो। मैं एक बार इतना वाला पोर्शन, या चलो नया स्लाइड ले लेते हैं अपने। ये यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में SF यानी सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा हो गई है, संतृप्त वसा हो गई। और यहां लिख देता हूं मैं अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा आपके। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल हो गया आपके घी, घी हो गया, आपके मछली हो गई, आपके मीट हो गया, मीट मछली फिश है ना, चिकन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? संतृप्त वसा के एग्जाम्पल है। यानी गर्म करोगे तो ये तरल में और ठंडा करोगे तो ठोस में। असंतृप्त वसा का देखते हैं तो जैसे सरसों का तेल हो गया, सरसों का तेल, आपके मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल हो गया, आपके सोयाबीन का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, है ना। जो असंतृप्त वसा में क्या होगा? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल हो गया, आपके मछली का तेल हो गया, मछली का तेल जिसे हम कोड लीवर ऑयल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोड लीवर ऑयल के नाम से जानते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है? असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या अपवाद है? कि जो नारियल का तेल होता है ना, नारियल का तेल, वो क्या होता है? वो ठंडा करने पर जम जाता है ना। तेल अपने ने बोल दिया सारे तेल है वो ये है, लेकिन नारियल के तेल की आप खासियत देखते हो, वो ठंडा करने पर क्या होगा? जम जाएगा। ये एक अपवाद है। इसको हम किस में रखेंगे? असंतृप्त में रख देंगे। किस में रख देंगे? असंतृप्त में। देखो तेल किसे कहते हैं, उसकी एक जनरल डेफिनेशन होती है कि वो पदार्थ जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, या वो पदार्थ जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर भी तरल अवस्था में रहते हैं, उनको हम तेल बोलते हैं। ठोस अवस्था में नहीं, इस डेफिनेशन को ऐसे बोलो, वो पदार्थ जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर भी क्या रहते हैं? तरल अवस्था में रहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं? तेल बोल देते हैं। एक सिंपल सी जनरल सी तेल की क्या होती है? परिभाषा होती है, जिसमें नारियल का तेल अपवाद है, ध्यान रखना। ठीक है, ये असंतृप्त वसा में इसको लिखेंगे। तो देखो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, जिनमें कार्बन कार्बन में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, ताप बढ़ाने पर तरल में, गर्म करने पर, ठंडा करने पर ये क्या हो जाएगा? जम जाएगी। जबकि इसको चाहे ठंडा करो गर्म करो, ये तरल अवस्था में ही रहता है। और ये इनके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। तो आई थिंक यहां तक वसा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो वसा से कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होंगे? तो देखो वसा की कमी से और अधिकता से रोग भी तो हो सकते हैं। रोग, वसा से संबंधित रोग कौन से होते हैं? तो देखो वसा की कमी से कौन से रोग हो जाएंगे वो देखते हैं, और वसा की अधिकता से कौन से रोग हो जाएंगे वो देखते हैं। देखो कमी से मैं बात करूं तो कौन सा रोग हो जाएगा? बताओ, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की कमी से कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। आपके कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है कमी से। और क्या हो जाती है? आपकी जो त्वचा होती है वो कैसे हो जाती है? शुष्क हो जाती है।
स्किन कैसी हो जाती है, स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है कमी से। जबकि बात करते हैं अधिकता से, अधिकता से क्या होता है, ओबेसिटी। अधिकता से क्या आ जाता है, ओबेसिटी, जिसे हम बोलते हैं मोटापा। अधिकता से ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा कहते हैं। ठीक है, अधिकता से क्या आ जाती है, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा बढ़ जाता है। अब मोटापा का जो मापन है ना, मापन वो किया जाता है BMI से, जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मोटापा का जो मापन है वो BMI से किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब ये बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है वो अपने पढ़ते हैं। तो यहां तक कहानी समझ में आई। वसा की कमी से रोग कौन से होंगे, कमी से रोग होंगे, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, और अधिकता से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो वसा हमारे शरीर के लिए ज्यादा भी काम की नहीं है और कम भी काम की नहीं है। अब देखते हैं BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। तो BMI की मैं बात करूं, बॉडी मास इंडेक्स की मैं बात करूं, तो वो क्या है, वो होता है देखो वेट अपॉन मास। ये क्या होता है, वेट अपॉन मास, भार बट्टा द्रव्यमान। सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। बॉडी मास होता है वेट अपॉन हाइट। क्या होती है, वेट अपॉन हाइट, भार बट्टा लंबाई। अब देखो, भार का मात्रक होता है केजी और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यानी आपका भार कितना है और आपकी लंबाई कितनी है, इसका अनुपाती क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर BMI की जो वैल्यू है, BMI की जो वैल्यू है वो ये 18 से कम आ जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है, अंडर वेट होता है। वो व्यक्ति अंडर वेट माना जाता है, यानी इसका भार कम है, इसको और जरूरत है। अगर ये 18 से 25 आ जाए, किसकी, BMI की वैल्यू 18 से 25 आ जाए, तो उस व्यक्ति का जो वेट है वो कैसा है, नॉर्मल वेट है। कैसा वेट है, नॉर्मल, एक सामान्य वेट है। और इस BMI की वैल्यू जो है, इस BMI की वैल्यू जो है वो 25 से 30 आ जाए तो उस व्यक्ति का वेट कैसा है, ओवरवेट है। कैसा है, ओवरवेट, यानी वजन बढ़ने जा रहा है, अब ज़्यादा हो गया जितनी जरूरत होनी है उससे। और 30 से ज़्यादा हो जाए तो अब मतलब आपका मोटापा आ चुका है, ओबेसिटी आ चुकी है, उस व्यक्ति का मोटापा आ चुका है। समझ में आई बात। इसकी वसा की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो मोटापा आ जाता है, जिसका मापन अपने करते हैं, ओबेसिटी का मापन करते हैं BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से, जो होता है वेट अपॉन हाइट। आपके कितना भार है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका अनुपात दे दे तो आप अपना BMI चेक कर सकते हो आराम से। आपको अपनी हाइट पता होगी, आपका वेट पता होगा, आराम से अपना वेट देखिए। मान लो आपकी लंबाई 5 फीट है और आपका वेट 80 kg है, तो 80 में मैंने 5 का भाग दे दिया, कितना आया, 16। कितना आया, 16 आया। ठीक है, इसका मतलब किसके बीच में है, 18 से 25 के बीच में, तो आपका वेट कैसा है, नॉर्मल वेट है। ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे मोटापा, है ना, ओवरवेट हो रहे हो, अब वेट जितना होना चाहिए उससे अधिक हो गया, और अब ये जो है ये बहुत भयंकर मोटापा आ गया है। अब ये आपको क्या करनी पड़ेगी, जो वसा है बर्न करनी पड़ेगी। इसमें पेट फूल जाता है, हाथों की चमड़ी फूल जाती है, कहते हैं ना चर्बी बढ़ गई है, ये वो वाला है, बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो ये बातें थी अपने किससे रिलेटेड, फैट से रिलेटेड थी, वसा से संबंधित थी। ये बातें किससे संबंधित थी, फैट वसा से संबंधित थी। अब देखो एक वर्ड आता है, वसा के साथ साथ एक वर्ड देख लेते हैं। देखो सरल भाषा में बात समझाऊं तो लिपिड भी क्या है, एक प्रकार की वसा ही है। ये जो वसा होती है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, अपने ऐसे ही कह देते हैं। लिपिड भी क्या है, एक प्रकार की वसा ही है।
कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो वसा का रूप ही है ना। वैसे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है वो अपने देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करूं, कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने के लिए वे उन कोशिकाओं के चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण करने के लिए शरीर कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है। कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने के लिए उनके चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण के लिए शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और शरीर का कौन सा भाग कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो उसका आंसर होता है यकृत, लीवर। 75% कोलेस्ट्रॉल अपना लीवर बना देता है और 25% लगभग अपने को किससे प्राप्त हो जाती है, अपने को प्राप्त हो जाती है भोजन से। और ये अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो अपने को रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग होता है वो देखते हैं। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल आप ह्यूमन बॉडी में बनता है, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर कितना बनाता है, यकृत कितना बनाता है, यकृत बनाता है लगभग 75%। और भोजन से अपने को कोलेस्ट्रॉल कितना प्राप्त होता है, भोजन से अपने को कोलेस्ट्रॉल कितना प्राप्त होता है, तो उसका आंसर होता है लगभग 25% प्राप्त होता है ना। अब देखो, शरीर में अगर वसा की मात्रा बढ़ेगी ना, वसा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अपने को एक दिक्कत हो जाएगी। अपने शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम होता है हृदय, हार्ट। और हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी धमनी। उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इस कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हृदयघात। तो देखो, क्या बात बताई थी मैंने आपको, ये पॉइंट मेरे को समझाना था कि हार्ट अटैक, हृदयघात क्या है। अपना जो हृदय है, हृदय को हार्ट को रक्त पहुंचाने, हृदय को हार्ट को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी है, आर्टरी है, उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, उसे हम कोरोनरी धमनी बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। ठीक है। और इस कोरोनरी धमनी में इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, हार्ट अटैक, जिसे हम बोलते हैं हृदयघात, हार्ट अटैक, हृदयघात हो जाता है। हार्ट अटैक कब होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर। किसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी धमनी, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हार्ट अटैक हो जाता है। साइंस में इसे एक नाम से जानते हैं, इस हार्ट अटैक को एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। या इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस।
थोड़ा सा टिपिकल नेम है, ध्यान रखना, है ना। क्या बात बताई, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हार्ट अटैक आ जाता है। साइंस के फील्ड में इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक यहां तक यहां तक वसा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या क्या पढ़ा है, एक छोटा सा जायजा ले लेते हैं अपने ने। देखो फेट है, वसा है, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं से मिलकर बने यौगिक होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम होता है। 1 ग्राम फेट से अपने को 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और फेट वसा का सिंपल सा मीनिंग है चिकनाई। अपने शरीर में तापमान को संतुलन रखने में मदद करती है। जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, मुलायम उत्तक होते हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करती है। ये फेट की कमी से रोग हो जाते हैं, त्वचा शुष्क हो जाएगी, अधिकता से क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगा। और ये चेक करते हैं बीएमआई से। और एक रोग होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो एक प्रकार का हार्ट अटैक ही है। साइंस के फील्ड में इसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं। और जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, किस एंजाइम से, लाइपेज नाम के एंजाइम से होता है। वसा होती है 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड, असैचुरेटेड, संतृप्त व असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड। गर्म करेंगे तो तरल में बदल जाएगी संतृप्त, ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में। जबकि असंतृप्त होती है, उसको गर्म करो चाहे ठंडा करो, वो तरल में ही रहती है। इसमें एक मैंने अपवाद बताया था, नारियल का तेल। नारियल के तेल को अपने ने किस में रखा, असंतृप्त में रखा, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी वो किससे संबंधित थी, वो संबंधित थी फेट से। किससे संबंधित थी, वसा से संबंधित थी। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन, है ना। विटामिन से संबंधित बातें देखेंगे। कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील हैं, जो पानी में घुलनशील है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, वो सब अपने देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।